FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, निद्रा एक मनुष्य के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी आवश्यक है, ये तो तभी पता चलता है जब निद्रा में नींद में कोई खलल उत्पन्न होता है। तो नींद में खलल उत्पन्न करने वाली एक बीमारी का नाम है स्लीप एपनिया। तो इस पे आज हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे हमारे एक्सपर्ट से। डॉक्टर संदीप बंसल, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ENT, PGI चंडीगढ़, इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि स्लीप एपनिया इस प्रकार की बीमारी है जिससे नींद में खलल उत्पन्न होता है और उससे आगे चलकर जो मरीज है उसमें और भी समस्याएं आती हैं। तो ये स्लीप एपनिया क्या होता है? रात को हम सोते हैं, अगर हम सोते सोते अगर हमारी सांस रुक जाए किसी भी वजह से, तो हम उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। जो मरीज खराटे लेते हैं और खराटों के साथ साथ अगर उनकी सांस रुक जाती है तो इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कि बहुत सारे लक्षण होते हैं और इससे बहुत आगे चलकर खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। जी डॉक्टर बंसल, ये किस किस उम्र में हो सकता है? क्या ये बच्चों में भी प्रेवलेंट है? और अगर बच्चों में होता है तो किस प्रकार से लक्षण देखे जाने चाहिए और किस प्रकार से उन्हें तुरंत एक्सपर्ट के पास ले जाना चाहिए? बिल्कुल, ये किसी भी उम्र में हो सकती है, पहली बात तो ये। और बच्चों में इसके लक्षण अलग होते हैं, अलग तरह से ये बीमारी आती है, लेकिन वो बहुत ही जरूरी है उसका इलाज करना बच्चों में, नहीं तो वो बड़े होकर जो है उनको ये गंभीर समस्या हो रह सकती है। तो बच्चों में देखा जाता है कि जो बच्चे रात को मुंह खोलकर सोते हैं, जो बच्चे खराटे लेते हैं, जिनका आप कह सकते हैं कि जब वो सोते हैं तो आप देखोगे कि लार टपकती है, कुछ बच्चे बेड वेटिंग कर देते हैं, तो ये सब लक्षण ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के हैं। अगर उसका इलाज नहीं होता टाइम पे जी, तो इन बच्चों की जो फेस की बनावट है वो चेंज हो जाती है। इनके दांत जो हैं सब इकट्ठे होने लगते हैं, दांत बाहर आ जाते हैं, जो हमारी तालुए का हड्डी का हिस्सा होता है उसकी बनावट चेंज हो जाती है, नाक सिकुड़ जाता है और जो सांस लेने की बच्चे की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाता है। जी, एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, मैं राखी बोल रही हूँ, 13 बस्ती से। जी राखी जी, आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं स्लीप एपनिया पर। डॉक्टर संदीप बंसल हैं हमारे साथ, अपना सवाल करें। सर, मेरे हस्बैंड को रात को बहुत ज्यादा खराटे आते हैं, तो कुछ टाइम पहले जैसे साइनस भी था उनको और ऑपरेशन हुआ था उनका ना, PGI से करवाया था एक बार ट्रीटमेंट हमने, लेकिन उसके बाद उनके खराटे और ज्यादा बढ़ गए हैं और कभी कभी ब्लड भी आ जाता है नॉस्ट्रल्स में। तो क्या कारण रह सकता है इसका? देखिए, खराटे तो उनको पहले से आते होंगे, कम आते थे खराटे, उसके बाद ज्यादा हो जी। जो एक्चुअली नाक के ऑपरेशन के बाद नाक का रास्ता खुल गया होगा ना, तो उससे हवा अंदर जाती है, तो इसलिए खराटे ज्यादा आ गए। वो अलग बीमारी है। और उनका सांस भी कभी उखड़ता है रात को सोते सोते, अगर आपने कभी। हाँ जी, एकदम से जोर से उठ जाते हैं। हाँ, खराटे की आवाज आती है और एकदम से घबरा जाते हैं। तो ये तो टिपिकल सिम्टम है कि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है। तो उसके लिए हाँ, उनकी स्लीप स्टडी करनी पड़ेगी और उनका और एग्जामिनेशन करके आगे उसके लिए इलाज होगा। तो अगर आप PGI आए थे तो आप PGI आ सकते हैं, हमको मिल सकते हैं, हम स्लीप एपनिया का आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कब होती है सर OPD इसके लिए? मंडे वेडनेसडे एंड वेडनेसडे डेज है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये पूछ रहे थे, और ऑब्स्ट्रक्टिव आपने जब कहा कि सांस रुक जाए और घबरा के उठे, सब लेते हैं खराटे, तो हर तरह के जो खराटे लेता है किसी भी तरह से नॉर्मल से, और उसकी नींद में एकदम से उसको जगना नहीं पड़ता, तो वो जरूरी नहीं कि स्लीप एपनिया होगा। जी, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मरीज हैं उनको सबको 100% खराटे होंगे और साथ में रुकावट होगी सांस में और इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो स्नोरिंग वाले हैं उसमें से 70 से 80% लोग हैं जिनको स्लीप एपनिया हो सकता है। 100% स्नोरर्स आर नॉट स्लीप एपनिया। जी जी जी। और इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है डॉक्टर बंसल? अगर किसी को लक्षण हो तो किस तरह से निर्धारित किया जाता है? लक्षण पहले अगर हम बात करें अडल्ट्स में, हमने बच्चों की बात करी, तो अडल्ट्स में, बड़ों में जो है इसके लक्षण होते हैं, वो स्नोरिंग तो रहेगा ही रहेगा। इन लोगों को दिन में बहुत अत्यधिक नींद आती है। जी, आपने देखा होगा कहीं भी लोग बैठे बैठे सो जाते हैं,
कहीं भी थोड़ा सा फ्री हुए, चाहे कहीं भी अस्पताल में, सिनेमा में, कहीं भी चेयर पे बैठे सो जाएंगे। तो अपनी नींद पूरी करने के बावजूद भी अगर आपको अत्यधिक नींद आए, दिन में आप स्नोरिंग करते हो, आप सुबह उठें तो नींद के बावजूद, पूरी नींद के बावजूद आप फ्रेश नहीं उठें, आपको मॉर्निंग में हेडेक होते हो, आपको दिन में स्वभाव में चिड़चिड़ापन लगता हो, आपका काम करने में मन नहीं लगता हो, आपने नोटिस किया हो कि आपको आजकल मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं, बिहेवियरल चेंजेस ज़्यादा हो रही हैं, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं कि आपको स्लीप एपनिया है। और इन सब मरीजों को आपको एक विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, और इसका जो डायग्नोसिस है वो एक स्लीप स्टडी से होता है। और स्लीप स्टडी, होम स्लीप स्टडी भी होती है जो कि एक बेसिक तरह की स्टडी है, और एक होती है लेवल 1 स्टडी जो कि एडवांस स्टडी है, जो कि हम हॉस्पिटल में करते हैं। जी, एक श्रोता ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। FM लाइफलाइन की पूरी टीम को यश कुमार वर्मा की प्यार भरी नमस्कार। नमस्कार यश कुमार वर्मा जी, और आज हम स्लीप एपनिया पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप बंसल जी से अपना सवाल करें। जी, संदीप बंसल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, ऐसा था कि हमारे घर में ना, जैसे आज अश्विनी जी बता रहे थे कि स्लीपिंग के बारे में पूछ सकते हैं, तभी ना मैंने पूछा कि मतलब जैसे ना हमारे इस घर में एक भाई जो सोते समय ना नींद में ऐसे खराटे लेते हैं कि पूछिए मत, और कहते भी है ना कि जब उनको उठाता हूँ तो कहते हैं भाई मुझे पता नहीं चलता, तो 2 मिनट में नींद आ जाती है ना भाई साहब को। 2 मिनट में खराटे यूं करते हैं, जोर जोर से खराटे लेते हैं भाई साहब। तो मैं ये पूछ रहा था कि प्रॉब्लम तो नहीं है उनको? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर खराटे लेते हुए आपने कभी देखा हो कि उनका सांस बंद होता है तो बिल्कुल हो सकती है। और उनका वजन कैसा है? अपने वजन तो भारी है, उनका वजन तो भारी है। ये तो और भी ज्यादा कारण है कि उनको ये बीमारी हो सकती है स्लीप एपनिया की। तो इसके लिए तो आपको चेकअप कराना चाहिए बिल्कुल। खराटे लेना कोई अच्छी चीज नहीं है। लोगों को लगता है कि खराटे लेते हैं तो बड़ी गहरी नींद होती है, जबकि ऐसा नहीं है। खराटे तो पहले चलो हम सोते रात को थे, दिन में 2 मिनट भी नींद आए थे, 5 मिनट भी नहीं आए। जी, वो उनके भारी शरीर की वजह से भी हो सकती है। तो बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके साथ बहुत और बीमारियां जुड़ी हैं, जो इसका अगर इलाज नहीं करें हम तो कुछ सालों बाद वो बीमारियां हो जाती है इंसान में। चेकअप करना जरूरी बनता है। जी, बिल्कुल जरूरी बनता है। जी ठीक है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो डॉक्टर बंसल, कुछ लिटरेचर पढ़कर ये पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में, दशकों में इस बीमारी का विस्तार बहुत हुआ है, परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। तो जैसे एक कारण आपने कहा मोटापा, और ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण स्लीप एपनिया बढ़ रहा है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि बढ़ भी रहा होगा मोटापे और लाइफस्टाइल की वजह से, लेकिन पहले इसके लिए जागरूकता नहीं थी। ओके। और लोग चेक ही नहीं कराते थे। जब आप चेक ही नहीं कराएंगे तो कैसे पता ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? तो थोड़ा अवेयरनेस की वजह से भी फर्क पड़ा है, एंड जो कि बहुत जरूरी है। अभी एक रिसेंट स्टडी आई थी, उसमें तो इतना तक पाया गया है कि 35% लोगों को शायद स्लीप एपनिया हो सकता है इंडिया में। आप इमेजिन करिए, 140 करोड़ की जनता में अगर 35% लोगों को हुआ तो हेल्थ केयर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना नुकसान है उसका, कि हम एक बीमारी जिसका इलाज कर सकते हैं और वो आगे 4-5 बीमारियों को प्रिवेंट कर सकती है, हम उसका ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि कुछ हम में अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, कुछ परवाह नहीं है। जी, ये तो नॉर्मल है, कॉमन है। हाँ जी। तो स्लीप एपनिया के साथ और कौन कौन सी बीमारियां जुड़ी हैं, और कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप इशारा भी कर रहे हैं बीच बीच में? सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर। इसका ट्रीटमेंट नहीं हो लंबे समय तक, 4-5 साल बाद, तो आपको ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज अ इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज ऑल्सो। मधुमेह भी हो सकता है। हार्ट रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, इवन हार्ट अटैक तक हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो ये हो सकता है। कुछ लोगों को जिनको ग्लूकोमा होता है, उनको अगर ये बीमारी हो तो वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते। हमारे पास कुछ ऐसे पेशेंट आए हैं और उनमें पाया गया कि स्लीप एपनिया है, और उनका जैसे ही स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट करते हैं तो जो दवाई उनको ग्लूकोमा के लिए दे रही थे उसका भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। जी। तो ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे और सामने आ रही हैं कि ये बीमारी भी हो सकती है, ऐसी बीमारी भी हो सकती है। इससे रिफ्लक्स एक बीमारी है जिसका भी इंटर रिलेशन है स्लीप एपनिया के साथ। रिफ्लक्स मतलब आपका पेट का तेजाब आपके गले में आता है। हाँ जी। कुछ तो वो मोटापे से रिलेटेड है।
तो कुछ देखा गया है कि जिनको स्लीप एपनिया है उनको रिफ्लक्स भी होता है, और जो रिफ्लक्स होता है जिनको, उनको स्लीप एपनिया भी हो सकता है। जी, इस समय श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम FM लाइफलाइन, और आज का हमारा टॉपिक है स्लीप एपनिया। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर संदीप बंसल, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ENT PGI चंडीगढ़। आज हम चर्चा कर रहे हैं स्लीप एपनिया पर, किस प्रकार से इसके लक्षण को पहचानना चाहिए, किस प्रकार से डायग्नोसिस किया जाता है एक्सपर्ट्स द्वारा। डॉक्टर साहब, इसके टाइप्स क्या होते हैं और ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है अलग अलग तरह के स्लीप एपनिया के लिए? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया तो एक बीमारी है, उसका टाइप नहीं है, बट स्लीप एपनियाज अलग अलग होते हैं, जैसे सेंट्रल स्लीप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो सेंट्रल तो ब्रेन से रिलेटेड है और उसका इलाज अलग है, उसके न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं उनको, उसका इलाज CPAP से या कुछ दवाइयों से होता है। ओके, वो एक छोटा सबसेट अलग है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, इसके लिए जो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी हैं जी, जिसमें कि आपकी पहले तो आएगा कि आप का आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए, आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन ठीक होना चाहिए, BMI जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए। और हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए हमारा BMI नॉर्मल जो है सिर्फ 23 तक है। ओके, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, दूसरे कॉकेशियंस के लिए ज्यादा है, बट इसमें 23 है। तो 23 से 25 तक ओवरवेट और 25 के ऊपर ओबेसिटी हो जाती है। Okay. तो हमारा जो लेवल है लिमिटेशन का वो बहुत थोड़ा है इंडियंस के लिए, तो हमको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने वेट का। और साथ में आप वॉक कर सकते हैं, किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग, फिजिकल, योगा, प्राणायाम कर सकते हैं, अगर आपको सूट करता है, मेडिकली अलाउड है, वो भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट और जो कि मस्ट है। फिर है मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जो फर्स्ट गोल्ड लाइन ट्रीटमेंट हम बोलते हैं वो है CPAP मशीन। कुछ पेशेंट्स को CPAP मशीन लगती है, कुछ को BiPAP अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट या उनकी जरूरत के हिसाब से। जो लोग ये लगा सकते हैं, मशीन टॉलरेट कर लेते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। लेकिन कुछ मरीज हैं जो मशीन नहीं लगा पाते। उसका कारण हो सकता है कि उनका प्रेशर बहुत ज्यादा है। अब प्रेशर ज्यादा होने का कारण हो सकता है कि नाक के रास्ते में कोई रुकावट हो, या उनकी जो एयरवे में और प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि उसको खोलने के लिए प्रेशर बहुत चाहिए जी। तो जब प्रेशर ज्यादा है तो पेशेंट को मशीन लगाने में दिक्कत होती है। तो कई बार तो सिर्फ एक बेसिक नाक की सर्जरी करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कुछ लोगों को है कि लगा नहीं पाते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, साइकोलॉजिकल, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ऐसे सब। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि स्पेशली यंगर लॉट जो अभी अपने 20-30s में है, अर्ली 40s में है, क्योंकि ये मशीन जो है हर रोज रात को लगानी पड़ती है लाइफ लॉन्ग। ओके। तो वो बोलते हैं कि हम इतनी जल्दी से मशीन लगाना नहीं शुरू करना चाहते क्योंकि लाइफ लॉन्ग थेरेपी है। ओके। तो ये जो कुछ एक सबसेट ऑफ पेशेंट्स है, इनको हम सर्जिकल ऑप्शन के लिए आगे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, हम करते हैं और उससे पता लगता है कि ये मरीज हम सर्जरी से ठीक कर पाएंगे कि नहीं जी। तो एक ट्रेंड सर्जन से, ट्रेंड स्लीप एपनिक सर्जन से की हुई सर्जरी 70-80% रिजल्ट दे देती है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिवियर स्लीप एपनिया होता है, तो वो पेशेंट्स को कई बार सर्जरी के बाद भी CPAP मशीन की जरूरत पड़ती है। तो ये मरीज को काउंसल करना बहुत जरूरी है बताना। और हर पेशेंट, ऐसा कोई नहीं लिखा है कि जी एक चीज से मरीज का इलाज हो जाएगा। हर पेशेंट अलग पेशेंट है, उसके लिए ट्रीटमेंट भी अलग, कस्टमाइज्ड उसकी नीड के हिसाब से होगा। वो मशीन के साथ सर्जरी भी हो सकता है, अकेली मशीन भी हो सकती है, अकेली सर्जरी भी हो सकती है। फिर हमारे कुछ डेंटल कलीग्स हैं जो कि हमारा मैंडिबल जो नीचे का जबड़ा है उसको एडवांस करने का एक डिवाइस लगा देते हैं, रात को सोते हुए वो डिवाइस लगा सकते हैं आप जी। तो वो भी एक ऑप्शन हो सकती है। सो ट्रीटमेंट की ये 3-4 ऑप्शन हैं जो कि देखी जा सकती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। किसी प्रकार की मेडिसिन भी अवेलेबल है? इस पे काफी रिसर्च चल रही है, अभी तक तो कोई ऐसी मेडिसिन नहीं आई। कुछ पेशेंट्स को जिनको सिर्फ सांस के रास्ते में रुकावट नहीं है, लेकिन जिनको जो कहते हैं हम अराउजल थ्रेशोल्ड्स उनके जिनके बहुत कम है, कि वो बहुत हल्की सी भी किसी डिस्टर्बेंस की वजह से उठ जाते हैं, ठीक है, या बहुत हाई लूप गेन है, वो टेक्निकल भाषा में हम उसको बोलते हैं। तो वो जो पेशेंट्स हैं उनको हम मेडिसिन से ट्राई कर सकते हैं कि अगर उनको मेडिसिन से कुछ हेल्प मिले या मेडिसिन के साथ CPAP से कुछ हेल्प मिले। बट अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा हमको सक्सेस नहीं मिला है, बिकॉज इस पे बहुत रिसर्च अभी चल रहा है। और ये पेशेंट भी कम होते हैं जिनको ऐसा होता है, कि ज्यादातर पेशेंट को ओबेसिटी है या सांस के रास्ते में रुकावट है, उसकी वजह से ये सब दिक्कत होती है।
जी, तो एक तो आपने लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में भी काफी स्ट्रेस दिया है कि करनी चाहिए, और खाने का भी आजकल जैसे पैकेज्ड फूड है सब बिल्कुल, खाते हैं। बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने जी। देखिए, सर्जरी के बाद भी अगर पेशेंट को वेट गेन हो जाएगा तो सर्जरी फेल हो जाएगी, ये बात बहुत जरूरी है। तो वेट कम भी करना है और उसको मेंटेन भी करना है। और सबसे ज्यादा जो चीजें गड़बड़ करती हैं हमारे आहार में, वो मैदा, पैकेज फूड, मीठा, और पैकेज फूड में फिर सब कुछ आ जाएगा। ओके, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, नमकीन, भुजिया, बिस्किट्स, कुकीज, नो एनीथिंग विच कम्स इन अ पैकेज फॉर्म, ये हमारे को छोड़ना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है जी। फ्राइड जंक फूड वो तो है ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आपने कहा, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम अगर कर सकें और अपना हेल्थी लाइफस्टाइल अगर कोई अपना सके तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं होता। और बच्चों में आपने बताया था कि अगर सही समय पर इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो आगे चलकर समस्याएं नहीं होती हैं। तो बच्चों में भी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स की ऑप्शंस होती हैं? बच्चों में सर्जरी ही मेन ट्रीटमेंट है। ओके, जो एडिनॉइड टॉन्सिल की सर्जरी है वो ही इसका इलाज है, और वो जरूर कराना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी कराना चाहिए। बच्चों में क्या दिक्कत आती है, पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स मना कर देते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है, सर्जरी नहीं करनी, देख लेते हैं। वो छोटे बच्चों की ही सर्जरी है। और आजकल हमारे जो इक्विपमेंट हैं, गैजेट्स हैं, देर इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि बिल्कुल ब्लड लॉस नहीं होता उससे। ओके, तो एडिनॉइड्स तो ठीक है, ठीक हो जाएंगे, 12-15 साल बाद कम हो जाएंगे, लेकिन तब तक वो इतना डैमेज कर चुके होंगे उस बच्चे के फेशियल स्केलेटन में कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होगा ही होगा बड़े होके। थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि हमारे जो लिसनर्स सुन रहे हैं दूर दूर तक, रूरल एरिया में भी, तो ये किस प्रकार की सर्जरी होती है और एडिनॉइड्स क्या होंगे? जैसे टॉन्सिल गले में होते हैं, वैसे जो नाक के पीछे टॉन्सिल होते हैं, उसको एडिनॉइड्स कहते हैं। जी 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 जी। और ये लिम्फ के ऑर्गन्स होते हैं, तो इसकी वजह से सांस का रास्ता रुक जाता है नाक के पीछे जो होते हैं। और जो टॉन्सिल है वो जब सोता है बच्चा, वो पीछे से रास्ता सांस का बंद कर देते हैं। ओके, तो इसकी सर्जरी अगर नहीं करते हैं तो इन बच्चे, जो ये बच्चे हैं, एक तो माउथ ब्रीदिंग करते हैं जी, क्योंकि उनको सांस आता नहीं नाक से, तो माउथ ब्रीदिंग करते हैं तो उनके दांत सब जो है बाहर आने लग जाते हैं। आपने देखा होगा दांत, फिर बाद में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, ब्रेसेस लग रही हैं, तारे लग रही हैं, और तालुआ जो है उनका ऊंचा हो जाता है। ओके, उसकी वजह से सांस फिर और कम आने लगता है, क्योंकि नाक की बनावट चेंज हो जाती है। इनको बैड ब्रेथ होती है माउथ से, इनके दांत खराब होने लग जाते हैं। ओके, सो एडिनॉइड्स तो चाहे 12-15 साल के बाद कम हो जाएंगे, लेकिन जो वो डैमेज हो गया, जो चेंजेस हो गई, वो तो हमेशा रहेंगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चों को, अगर आपके बच्चे को एडिनॉइड टॉन्सिल्स हैं तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसको निकलवा दें, ताकि उनको और ये सब दिक्कतें ना आए। और कुछ बच्चों को एडिनॉइड टॉन्सिल के साथ साथ जो लेट हो जाते हैं, जैसे उनको सपोज 3 साल से एडिनॉइड्स थे, नई सर्जरी कराई, 7-8 साल 9 साल तक बिल्कुल बंद हो गया, तो उसके साथ उनको फिर डेंटल ट्रीटमेंट भी कराना पड़ता है थोड़ा सा। तो वो भी जितनी जल्दी हो जाए उतना डेंटल ट्रीटमेंट ईजियर है। वो खुल जाता है, उनका दांत का अपर जबड़ा जो है उसको खोल देते हैं, ताकि नाक की भी फ्लोर सीधी हो जाए और फिर सांस अच्छे से आना लगता है। जी जी जी। तो और क्या क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि एक अच्छी सुकून की नींद कैसे लें और अपने आप को स्वस्थ रखें? स्लीप एपनिया एक है, लेकिन उसके अलावा हमारे सबकी नींद बहुत जरूरी है। नॉर्मल नींद बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इंसोम्निया भी होता है, जिनको नींद ना आने की बीमारी होती है, और बहुत लोगों को इंसोम्निया और स्लीप एपनिया इकट्ठा भी होता है, जो कि और भी मुश्किल है। और स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है हम सब के लिए, चाहे हम स्लीप एपनिक सों चाहे नहीं। एक फिक्स टाइम रखिए अपना सोने का, जागने का, ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें, कुछ कसरत व्यायाम कर सकें। रात को सोने से पहले डिनर में और सोने के बीच में 1.5-2 घंटे का फर्क रखें, खाने को डाइजेस्ट होने का टाइम मिले, ताकि रिफ्लक्स भी ना हो। हमारे जो गैजेट्स हैं, जी जी, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। उनको गैजेट्स को कम से कम 1-1.5 घंटा पहले बंद कर दें। ब्लू लाइट सिंड्रोम है, ब्लू लाइट की वजह से बहुत चेंजेस आ जाते हैं हार्मोन्स में, और आप देखते रहोगे फोन तो चलता रहेगा, वो सोशल मीडिया आपका चलता रहेगा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ आपकी नींद खराब होने वाली। इसमें भी ब्लू लाइट वाला जो आपने पॉइंट उठाया, इसमें भी कई बार बच्चे ये कह देते हैं अपनी मम्मी पापा को कि ये ब्लू लाइट वाला तो मैंने आई हैव टेकन केयर ऑफ इट, मैं तो येलो लाइट कर दिया है। तो इसमें कोई फर्क पड़ता है कि नींद तो खलल पड़ता ही है? तो आप सोएंगे ही नहीं ना, आप कैसे सोएं? आप कोई चीज देख रहे हैं उसका भी इफेक्ट होगा, आप क्या चीज देख रहे हैं।
व्हेन यू गो टू स्लीप, जब आप सोने जाते हैं, तो आपने अभी लास्ट क्या देखा? आप सोने से पहले कोई अच्छा सूदिंग लाइट म्यूजिक लगा लीजिए जी, अगर आपको अच्छा, बट स्क्रीन से दूर रहें। जी, स्क्रीन टाइम कम करना है। जी 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 जी। श्रोताओं, स्लीप एपनिया के बारे में आज हमारे साथ डॉक्टर संदीप बंसल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ENT PGI चंडीगढ़ ने विस्तार से चर्चा की और बताया कि स्लीप एपनिया के लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है और ट्रीटमेंट क्या क्या अवेलेबल हैं। और हम आशा करते हैं कि इस चर्चा का आप भी लाभ उठाएंगे। अगर आपके आसपास किसी को इस प्रकार की समस्या है तो तुरंत आप एक्सपर्ट से सलाह लेंगे और इस बीमारी से अपने आप को दूर करेंगे या इस तरह के अपने लाइफस्टाइल अपनाएंगे कि इस बीमारी से आपको दो चार ही ना होना पड़े। डॉक्टर संदीप बंसल, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ENT PGI चंडीगढ़, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ आज का FM लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन।